हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। देखिए, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे हुए प्रश्न हैं। DEET+B, यूपी, TGT, PGT, KVS, NVS, एस्टेट, रीट इत्यादि, नेट इत्यादि परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। अब देखिए, ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार: दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त तीनों। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि स्वर ध्वनि के 3 प्रकार को होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। उच्च स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यानी जो स्वरों में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा या स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व कहते हैं और इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। कहने का प्रयोग है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ह्रस्व का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे एक मात्रिक इसका दूसरा नाम है, यानी एक मात्रिक भी कहा जाता है। और कई ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ह्रस्व के कितने प्रकार हैं। तो ह्रस्व के भी 3 प्रकार हैं: ए, ई, उ, री। यानी कि ए, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, ये ह्रस्व के 4 प्रकार हैं। इसको भी आप याद रखें। अब देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। आप कोई भी प्रश्न हल करें उसका अर्थ अवश्य जानें। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है और अगर आपको उसका अर्थ आ रहा है तो प्रश्न ठीक होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ह्रस्व से जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगे। अब हमने सीखा कि ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 गुना, यानी कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमने सीखा कि ह्रस्व के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं: ए, ई, उ, री। अब सीखेंगे दीर्घ स्वर के कितने प्रकार हैं। तो दीर्घ के हम कहेंगे कि उसके 7 हैं: बड़ा आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम था एक मात्रिक और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है द्विमात्रिक। यानी द्वि का मतलब होता है 2, यानी 2 मात्राएं। अब देखिए, ए के आ की मात्रा लगी हुई है, छोटी की बड़ी की मात्रा लगी, ये सब में 2 मात्राएं हैं। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व से तिगुना समय लगे। ह्रस्व का एक नाम होगा एक मात्रिक और उसे मूल स्वर भी कहते हैं। ये प्राय दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे एस का आकार का है तो वो लगा होता है। इसका तात्पर्य है कि तिगुना समय, जैसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। जैसे ओम, हे राम, हम किसी को जैसे पुकार रहे हैं, जैसे ए सीता, हे राम, इधर आओ, तो कई बार हम पुकारते हैं तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। और कई बार जो हम अब किसी कष्ट में, जैसे हे राम, जैसे कोई अचंभित जो कार्य हो वहाँ पर भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। और इसमें इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। ये अनुनासिक जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है। ठीक है, ये भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। इनकी व्याख्या दी गई है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अभी हमने सीखा कि स्वरों में उच्चारण के ह्रस्व और प्लुत क्या हो गए, स्वर के प्रकार हो गए। अनुस्वार
ये वो ये पीछे लगता है जो। और मात्रा, तो कई बार आपको अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है, जो आपको कुछ ऑप्शन उसमें आ रहे हैं, तो पहले ऑप्शन को काटना सीखे। इससे क्या है कि आपके प्रश्न ठीक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने सीखा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सही कथन, यह वह, इसमें सही कथन, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कई बार सही पूछा गया है तो हम सत्य असत्य, तो सत्य की जगह असत्य लगा देते हैं। तो पहले उस प्रश्न को अंडरलाइन कर ले कि इसमें पूछा क्या गया है। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम आते आते प्रश्न को गलत कर जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि सही कथन क्या है। ये और वे ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। ध्वनि का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवदेश का विग्रह अवदेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसमें आपको सही कथन चुनना है। इन चारों में से सही क्या होगा। अब देखो, पहले तो यही कट गया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 नहीं होती है, तो ये भी कट गया। अवदेश का भी ये नहीं होगा। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि व्यंजनों का उच्चारण करते हमें स्वरों की सहायता लेनी होगी। तो ये भी, यह और ध्वनियाँ सही है। यह और ध्वनियाँ अर्धस्वर है। यह और वह, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि सभी प्रश्न, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो परिवेश परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, और जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह रेलवे को अंतस्थ कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ के कितने भाग है या कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 4। यह रेलवे, तो इसका अगर आप ट्रिक देखें तो यार लव भी हम इसको कर सकते हैं। ये रे और लव से लव है, यार लव भी हम इसके ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यस्थ सा लगता है। अब अंतस्थ का मतलब होता है अंदर की तरफ है, तो इसलिए इनका अंतस्थ नाम पड़ा। और क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वर, ये न तो पूरी तरह स्वर है और न तो पूरी तरह व्यंजन है, तो इनका जो मध्य भाग है इसलिए इसको अंतस्थ कहा गया है। स्वर व्यंजनों के ये अंतस्थि से जान पड़ते, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होष्ठ के परस्पर आने से होता है। इन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, अभी हमने सीखा कि यह वह अर्धस्वर है। तो एक तो इनका नाम होगा यह रेलवे का अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा नाम है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं रहता तब व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगता है। देखिए, जब हम किसी व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो उस वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं, तो ए उसमें बाहर आ जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम में ए लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है। देखिए यहाँ रात, पुस्तक, मन इत्यादि में अगर हम नीचे हलंत लगा दिया तो हर ए बाहर आ जाता है। हर वर्ण में, हर व्यंजन में ए छिपा होता है, यानी ए के उच्चारण से बोला जाता है। यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत ए का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्मा, धर्म। व्यंजनों की संख्या 35 इसमें है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, जिसमें ढ द्विगुण है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये द्विगुण कौन से हो, तो आप कहेंगे ढ और ढ। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये जो ढ और ढ है इनके नीचे बिंदी आएगी। कई बार हमको एग्जामिनर फंसाने के लिए इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं और हम इसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, तो उसे द्विगुण मान लेते हैं, जो कि हम गलत कर देते हैं।
इस बात ध्यानपूर्वक पढ़ें और हर प्रश्न का ध्यानपूर्वक हल करें। इनमें से अंतस्थ वर्ण है। अब आप देखिए अंतस्थ वर्ण कौन सा है, अभी भी हमने सीखा है। तो ए व त औ व, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। और अंतस्थ व्यंजनों की कितनी संख्या है, 4 है। य र ल व, यार लव इसकी ट्रिक है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इसमें बताइए। तय पैस है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, यह होगा जो कि अंतस्थ व्यंजन है। इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब की बार क्या पूछा गया कि नहीं है, कौन सी नहीं है। जैसे अभी हमने सीखा यार लव, तो ये तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो वह हो गया। और रे और ले अंतस्थ की संख्या है 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये आएगा बी, जो कि वह नहीं है। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप खुद चेक कर रहे हैं कि हर प्रश्न पूछा गया परीक्षा में है, और अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो तो आपको बेहद ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप इससे अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। कैट एच, ये देखिए स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। तो कचटप इसका जो है कैसे मैं तक होते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो ये है, ये इसमें नहीं है। कैसे मैं तक होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर आप इनकी ट्रिक जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक में आपको सस्पेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जो कि मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा भाई प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। अब आपने बताना है कि किसी भी देखिए, अगर कोई परिभाषा है और किसी लेखक या कवि ने, किसी व्याकरणाचार्य ने दी है, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग हो जाता है। ये नहीं कि अपने हिसाब से आंसर आप लगा दो, तो उन परिभाषाओं को जरूर ध्यानपूर्वक याद करें। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो हमने यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं, 2 माने हैं। इस प्रश्न को अवश्य करें। ये जीआईएस प्रवक्ता परीक्षा 2017-12 में पूछा हुआ प्रश्न है। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद हैं। अब ये आपसे पूछ लिया जाएगी, अलप प्राण और महाप्राण व्यंजनों के 2 भेद किसके अनुसार बताए गए हैं, तो आप कहेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। आप देखिए नाम से पता चल रहा है कि कंठ है, यानी कि कंठ से कौन सी बोली जाती है। तो आप अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है और आपको उसका अर्थ पता है कि कंठ है यानी कंठ से, तो आप उसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं, तो भी आप प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हैं। अब देखिए खुद ही उच्चारण करके, जैसे कैक है, य र च, तो ये कुछ तालवे से बोले जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर तो कै और ख, ये क्या है, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। और इसका सूत्र है ए क है। ए क मतलब ए से लगा, ए आ क ख ग गड़ और है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जो कि कंठे से बोले जाते हैं। अगर आप सिर्फ इनको याद न करें, बल्कि जो मैं बोल रही हूँ उनको भी ध्यानपूर्वक सुने, इससे कि आपके जो बाकी ऑप्शन है वो भी क्लियर होते हुए चल रहे हैं साथ के साथ। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके लिए इसके अंतर्गत ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ए आ क ख ग गड़ है और विसर्ग, ये क्या है, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आप अवश्य 1 न 2 प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं, और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो इसको आप इतना मुश्किल ना समझे, इसको अवश्य क्लियर करें। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा दूंगी। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालवे। देखिए तालवे, इनका नाम ही इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर रखा गया। अब तक हमने क्या सीखा, कंठ है,
तो क्या कंठ से जहाँ उच्चारण होता है तो उसे कंठे बोला गया। तालु के उच्चारण से जो बोला जाता है उसे तालुए बोला गया। अब देखिए तालुए से कौन कौन से बोले जाते हैं। इसका सूत्र है इचियस। इचियस मतलब ई च छ ज ये और ये और श। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये स है जो हमारे पास 3 श हैं, ये कौन सा स कौन से स्थान से बोला जाता है। यहाँ पर हमने सीखा इचियस, तो ये जो 21 वाला स है जिसे सलगम वाला स या 21 वाला स बोलते हैं, ये तालु से बोला जाता है। तो इसका सूत्र है इचियस और कंठे का सूत्र है एक है। अब देखिए मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। यानी मूर्धा और जीभ के जो स्पर्श करके जो वर्ण बोले जाते हैं उसे मूर्धन्य कहते हैं। इसके अंतर्गत है री ट ठ ड ढ रस है, यानी रीट्रस। इसका सूत्र है रीट्रस। री और ट वाले सारे वर्ण और रे और श, जो ये जो षटकोण वाला स यानी पेट कटा स है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। इसके साथ ही दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण दंते कहलाते हैं। अब देखिए जो दांत के स्थान से बोले जाते हैं उसे दंते कहते हैं और इसका सूत्र है तलस, यानी त थ द ध न और ल और श। तो ये भी ध्यान रखिए सड़क वाला स इससे क्या बोला जाएगा, ये दांत से बोला जाता है। इसका आप उच्चारण करते हुए स्पष्ट करते हुए चले। दोनों होठ ओष्ठों के स्पर्श बोले जाने वाले ओष्ठे कहलाते हैं। अब देखिए होठों से बोले जाते हैं तो उसे ओष्ठे कहते हैं और इसका सूत्र है उप उ प ब म आदि। कंठ और तालु जीभ के स्पर्श से बोले जाने कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते उसे कंठ तालुए बोल कहा जाता है। इसके ए आई ये 2 हैं, ए और आई जो कंठ तालुए से बोले जाते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। ये बेहद आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस कैंडिडेट को उस स्टूडेंट को ज़्यादा मुश्किल लगता है जिसने पढ़ाई नहीं या उसको रटा है। आप उसे ट्रिक के द्वारा समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं है। कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठ के कुछ स्पर्श से बोले जाने वर्ण कंठोष्ठ कहते हैं, यानी कंठ और जीभ से दोनों से बोला जाता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। ये 2 हैं ओ और आउ, ये क्या है कंठोष्ठ हैं। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ यहाँ पर व लिखा है और मेरे ख्याल से यहाँ फ और आना चाहिए, व और फ ऐसे हैं जो दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन हैं। देखिए उच्चारण स्थान पर तालवे, कंठे, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो ये जो लास्ट के जो 5 होते हैं, जो लास्ट का 5वां वर्ण होता है वो ओष्ठ के आधार पर बोला जाता है। जैसे ये बताया कंठे का हमने बताया एक है, मूर्धन्य का बताया रीट्रस और तालवे का इचियस। तो यहाँ पर आपको डी सही हो जाएगा, ओष्ठे आएगा इसका। हिंदी की मूर्ध ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्ध ध्वनियाँ बतानी है आपको। तो हमने सीखा इचियस तालुए से हो गया, उफ हो गया होठों से और तलस हो गया दांतों से। तो आप अगर आपको ऑप्शन सीधा कभी भी आप ऑप्शन को बिल्कुल अगर आप कॉन्फिडेंस से तो लगाएं, वरना ऑप्शन को काटते हुए चलें और तभी आप सही आंसर के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से बताइए आप, दंतय नहीं है, कंठतालुए नहीं है, तो इसका होगा दंतोष्ठ। व और फ क्या है, दंतोष्ठ के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ हैं, आप बताइए कौन सी दंतोष्ठ हैं। तो इसका होगा व ध्वनि क्या है, दंतोष्ठ हैं। अभी देखिए खुद आप देख रहे हैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों
को भी कर लेते हो तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं? च, फ, ल है। तो तालव्य का हमने सूत्र सीखा था ईचयस, तो च है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि है ए, थ, ब, ज। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे ए कहे तो क्या ए क्या होगा, कंठ से बोला जाएगा। और तल, त, थ, द, ये बोले जाते हैं दंत से, तो ये इसमें दांत का ये ऑप्शन भी कट गया। और ईट, रीट्रस, ईचियस, तलस, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो ब है वह ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे पै के जो लाइन है, पै की जो सीरीज है, पै, फै, बै, बै में, आप उच्चारण करते हुए चले। जैसे पै, फै, बै, बै में, तो होठ दोनों, ऊपर का होठ और नीचे का होठ आपस में स्पर्श कर रहा है, तो ये ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन है या ओष्ठ ध्वनि है। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है, तो देखिए आप उच्चारण करते हैं पै। अगर मैंने बोला पै, तो पै क्या है कि दोनों होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में हिंदी को कंठ है, हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि, कंठ को हमें मतलब आना चाहिए, कंठ मतलब कंठ से। तो हमने कंठ का सूत्र सीखा ए क है। जैसे ए, आ, क, ख, क, गड़ है। और विसर्ग क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए क है, तो है जो है ये क्या है, ये कंठ से बोला जाता है। और इसका सूत्र मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए, क और है और विसर्ग, ये क्या है, ये कंठ से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसमें हमने नहीं ढूंढना है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में ओष्ठ पूछा गया है तो है की जगह नहीं लगा दो, नहीं की जगह। जब भी ये नहीं है, एग्जामिनर ये हमें फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें एग्जामिनर की बातों में नहीं आना, हमें फंसना नहीं है, हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जो नहीं है या है उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है। उसको अंडरलाइन करेंगे तो हमारा क्या ध्यान रहेगा कि हमें ये स्पष्ट होता जाएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। और हम जब ये समझ जाए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है तो हमारा आंसर ठीक ही जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार आप सबको ये बातें ज़रूर बताती हूँ कि है नहीं को अंडरलाइन करते हुए आप ऑप्शन को ठीक करते हुए चलेंगे। च, मैं, पै, बै, मैं, तो इसका आंसर आएगा च। च ध्वनि ऐसी है जो होस्ट की नहीं है। तो आप सोचोगी तो च ध्वनि किसकी है, तो ईचयस, ईचयस तालव्य, तालव्य से बोली जाती है। ई, च, छ, ज, ये और श तालव्य ईचयस होते हैं, तो च ध्वनि तालव्य की होगी। द ध्वनि का उच्चारण के आधार पर होता है। तो द ध्वनि का उच्चारण जैसे ईचयस, अब तक हमने पढ़ा एक है, हमने पढ़ा एक है, तो क्या हो गया, कंठ से हो गया एक है। और अब तक हमने सीखा ईचयस है, ईचयस ये क्या है, ये तालव्य से बोला गया। और जो उफ है ये क्या बोला, ओष्ठ से। तो अपने आप ही आप आंसर के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो है, जो द है ये हो जाएगा दंत से बोला जाता है। और वैसे भी हम द से दंत और द से ये ध्वनि, हम इसको लिंक करते हुए समझेंगे तो भी हम आंसर ठीक ही लगाएंगे। द ध्वनि है जो दंत से बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अब वही बात फिर आ गई है नहीं है। आप क्या करोगे, जल्दबाजी में मूर्धन्य पूछा गया है, आप तुरंत जो है उस पर टिक करोगे। ये नहीं है इसमें, बल्कि आपको अंडरलाइन कर लेना है। मैं बार बार वही बताती हूँ आप सबको कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं है भी हमने आंसर लगाना है। अब तक हमने सीखा मूर्धन्य क्या है, रीट्रस, रीट्रस जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
जो ये डी है, ड है, जो है वो मूर्धन्य नहीं है। और एक बात आपको और क्लियर करते हुए चलूँ कि ये ड और ड जो जहाँ पर नीचे जो बिंदी लगी होती है उसका उच्चारण मूर्धन्य से नहीं होता है, और जहाँ पर बिंदी नहीं है वहाँ पर मूर्धन्य से होता है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो ड है उसके नीचे बिंदी नहीं है, और जो ऑप्शन नंबर डी है उसके नीचे बिंदी है। इस